Good morning, students. Today we are going to discuss about isomerism. Okay, so isomerism is one of the important topics in organic chemistry. Okay, तो आइसोमेरिज्म आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट डू मीन बाय आइसोमेरिज्म. स्टिल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एंड सपोज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ओके, तो उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है. कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है एंड उसके अंदर का जो इम्प्योरिटी है उसको हटाना हो तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं वो उसके बारे में आज अपने ये लेक्चर में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म. तो व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? आइसोमर्स मीन्स दे आर having the same molecular formula but different structural formula. Okay, तो molecular formula in the sense कि let us take an example of C6H12O6. molecular formula है C6H12NO6. बट ये जो C6H12O6 है उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा देन इट बिकम्स ग्लूकोज. एंड अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा देन इट बिकम्स फ्रक्टोज. दैट मीन्स इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है. तो आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके, now structural isomerism is further classified into chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism and metamerism. Okay, now stereoisomerism is again further classified into geometrical isomerism and optical isomerism. Again isomerism मतलब the molecule having the सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. ओके, तो आइसोमेरिज्म जो है उसके अगेन मेन दो डिवीजन है. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ इज मेटामेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये जो टेबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इवन एमएससी तक आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है. ओके, सो यू शुड नो द बेसिक आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. ओके, नाउ लेट अस सी इन डिटेल व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट जो है दैट इज अवर चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म मीन्स व्हेन two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons. These are referred to as chain isomers and the phenomena is known as chain isomerism. Now what is chain isomerism? दो compounds, दो या दो से ज़्यादा compound उसका molecular formula same है but इसमें जो कार्बन अरेंजमेंट है, यू ऑल नो द कार्बन स्केलेटन्स. ओके, तो अगर कार्बन चेन जो है उसका अरेंजमेंट अलग अलग हो देन इट इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ C5H12. व्हाट इज C5H12? पेंटेन. पेंटेन को अगर मैं स्ट्रेट चेन कार्बन एटम के स्ट्रेट चेन स्केलेटन से लिखूं देन इट बिकम्स एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन. ओके, जो फर्स्ट फिगर में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाया गया है वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 को अगर मैं एक ब्रांचिंग में रिप्रेजेंट करूं, वन ब्रांच, देन इट बिकम्स आइसोपेंटेन. दैट मीन्स 2-methyl ब्यूटेन. सेकेंड कार्बन एटम, ब्यूटेन के सेकेंड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया है एज यू कैन सी. नाउ यही सेम पेंटेन को अगर मैं डबल ब्रांचिंग में रिप्रेजेंट करूं देन इट इज 2,2-dimethyl प्रोपेन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का C5H12 ही है बट द फर्स्ट वन इज एन पेंटेन, सेकेंड इज आइसोपेंटेन एंड थर्ड इज नियोपेंटेन. नाउ let us see about the second type of isomerism, that is positional isomerism.
So what is the definition of position isomerism? When two or more compounds differ in the position of substituent atom or functional group on the carbon skeleton, they are known as positional isomerism. Okay, now you can take an example of C3H8O. Okay, तो C3H8O जब molecular formula हो, then the structural formula becomes propanol, CH3, CH2, CH2 and OH. प्रोपेन 1 ऑल क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज OH जो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है. ओके, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्ट्रक्चर. Now again the same structure, we have to consider the same structure, but if the alcoholic group is attached to the second carbon atom, okay, so then it becomes propane 2-ol या 2-propanol. Okay, so here what is happening, the position of OH या the position of functional group is changing. In the first structure the functional group is at the first carbon atom, and in the second structure the functional group is on the second carbon atom. So this type of isomerism where the position of functional group is on different carbon atoms, then it is known as position isomerism. Now let us talk about the third type of isomerism, that is functional group isomerism. What is the definition of functional group isomerism? Two or more compounds having the same molecular formula but different functional groups are known as functional group isomerism. Okay, ये मैंने जो एग्जांपल दिया है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का वो सेम है. दैट मीन्स जो दो कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग है, देन इट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ C3H6O. ओके, तो ये मॉलिकुलर फार्मूला है C3H6O, बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CH3COCH3 एंड CH3CH2CHO. ओके, तो इन द फर्स्ट C डबल बॉन्ड O प्रोपेनॉन, फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन. एंड इन द सेकेंड स्ट्रक्चर प्रोपेनॉल में फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड. ओके, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है. द सेकेंड वेल नोन एग्जाम्पल फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज ग्लूकोज एंड fructose. Okay, so glucose and fructose both have the molecular formula of C6H12O6, but in glucose the functional group is aldehyde and in fructose the functional group is ketone. Now the next classification of structural isomerism is metamerism. Okay, now metamerism arises due to the different alkyl chain on the either side of the functional group in the molecule. Metamerism तब पॉसिबल होता है जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो. फिर से एक और बार, मेटामेरिज्म में मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है, बट मेटामेरिज्म में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप है, सपोज O ईथर फंक्शनल ग्रुप है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप्स है वो दूसरे आइसोमर में डिफरेंट हो गए. लेट अस टेक एन एग्जांपल तो आपको अच्छे से पता चलेगा. फर्स्ट एग्जांपल इज मिथॉक्सीप्रोपेन एंड सेकंड एग्जांपल इज इथॉक्सीप्रोपेन. इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर ईथर जो ऑक्सीजन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मिथाइल ग्रुप एंड राइट हैंड साइड पे है प्रोपाइल ग्रुप. वेरएस इन इथॉक्सी इथेन सेम, ईथर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इथेन फंक्शनल ग्रुप एंड राइट हैंड साइड पे भी इथेन फंक्शनल ग्रुप है. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर? फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है. डिफरेंस क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है. बिकॉज ऑफ दिस
methoxypropane and ethoxyethane are performed. So this is an example of metamerism. Then comes our stereoisomerism. Stereoisomerism में you all know के the compounds that have the same constitution and sequence of covalent bonds but differ in the relative position of the atoms or groups in space are known as stereoisomerism. So stereoisomerism का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, ओके. डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. लेट अस टेक एन एग्जांपल. फर्स्ट मॉलिक्यूल में क्या होगा? OH ग्रुप ऊपर के साइड होगा, तो सेकंड मॉलिक्यूल में OH ग्रुप नीचे के साइड होगा, ओके. दैट मीन्स स्टीरियो मीन्स द अरेंजमेंट इन स्पेस. जो बॉन्डिंग है वो कौन से डायरेक्शन में है वो डिसाइड करता है कि वो कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर है कि नहीं. द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये जो सिस आइसोमेरिज्म है, सिस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है, ऑल दिस कम्स अंडर द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके. अब ये जो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है वो उसका बेसिक अपनों ने कंप्लीट कर दिया है. नाउ लेट अस सी द मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सी, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को नेचर से मिलता है वो प्योर नहीं होता, ओके. इट कंटेन्स इम्प्योरिटी. आवर मेन work is to remove the impurity from the organic compound so that we can use it to the maximum, okay. तो to maximize the use for the maximum purity we have to follow certain procedures, okay. तो कोई भी सब्सटेंस को अगर क्लीन करना हो या उसमें से इम्प्योरिटी निकालना हो, ऑब्वियस है कि अपने को कोई मेथड एम्प्लॉय करना होगा, ओके. So once an organic compound is extracted from a natural source or synthesized in a laboratory, it is essential to purify it. ऑर्गेनिक कंपाउंड भले ही नेचर में से मिला हो या अपनों ने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया हो, उसका प्यूरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है. Various methods used for the purification of organic compounds are based on the nature of compound and impurities present in it. प्यूरिफिकेशन के लिए मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ओके. वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने प्रोड्यूस किया है या उसके अंदर कौन से टाइप का इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ओके. वो डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिक मेथड के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है, ओके. The common techniques used for the purification of organic compounds are, कौन से techniques useful है? First is sublimation, second crystallization, third distillation, fourth differential extraction, and fifth is chromatography, okay. So what are the techniques used for the purification of organic compounds? First is sublimation, second crystallization, third distillation, fourth differential extraction, and fifth is chromatography. Now what do we mean by sublimation? In this process the solid substances change from solid to vapor without going to the liquid state, and it is used to separate sublimable compound from non-sublimable impurities. जब भी मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब उसका प्रॉपर्टी सब्लिमेशन है, बट उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस. आपको पता है कि मैटर के कितने स्टेट्स है? देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. फोर्थ वाला जो प्लाज्मा है उसके बारे में अभी नहीं सोचते हैं. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस, ओके. तो जब फेज चेंज होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आइस. आइस इज इन द सॉलिड स्टेट, ओके. आइस जब उसके पास टेम्परेचर, उसको थोड़ा टेम्परेचर दिया जाए, देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड. पहले वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर में से वो वाटर वेपर बनता है. तो सॉलिड टू लिक्विड टू गैस.
अगर कोई कंपाउंड सॉलिड में से लिक्विड में आए बिना डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाए, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। मैंने आपको समझाया था नैप्थलीन बॉल्स जो है इट अंडरगोज sublimation. It is the best example. Naphthalene ball is in the solid state, but at room temperature after some time it sublimes. That means it gets converted to the vapor state. तो sublimation में अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सब्लिमेशन देता है, ओके, तो वो सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इम्प्योरिटी है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होता। तो मुझे ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड ले चाहिए, देन व्हाट शुड आई डू, आई विल हीट द कंपाउंड, सब्लिमेशन करूँगा, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे चाहिए वो वेपर फॉर्म में मुझे मिल जाएगा, एंड जो इम्प्योरिटी है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये इस मेथड से मैं सेपरेट कर सकता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इम्प्योरिटी। ओके, द सेकेंड मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन. It is based on the difference in the solubilities of a compound and impurities in a suitable solvent. Okay? तो ये जो है क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर द प्यूरिफिकेशन। यू ऑल नो कि जो भी क्रिस्टल बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल का क्रिस्टल बन रहा है, इट मीन्स इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। ओके, तो diamond, suppose let us take an example of diamond is a crystalline form of carbon, so you can say कि diamond is the purest form of carbon। तो crystals के अंदर as such कोई impurities present नहीं होता। ओके, so suppose मेरे पास क्या है, let us say sand है and water है। ओके, I have sand and salt. You can take an example of sand and salt. रेती एंड नमक मिक्स हो गया है। ओके, तो मुझे वो सेपरेट करना है इन द प्योर फॉर्म। तो व्हाट शुड आई डू, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो, देन मैं क्या करूँगा, पहले सैंड एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसमें पानी डाल दूंगा। ओके, एंड आई विल स्टर इट, एकदम शेक कर दूंगा। तो क्या होगा, सॉल्ट जो है वो पानी में सॉल्यूबल है, बट मिट्टी या रेती जो है वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होगा। ओके, तो मैंने शेक कर दिया, सॉल्वेंट मैंने वाटर यूज़ किया है एंड उसको शेक कर दिया। तो व्हाट विल हैपन, सैंड विल गेट सॉल्यूबल इनसाइड द सॉल्ट विल गेट सॉल्यूबल इनसाइड द वाटर एंड सैंड विल रिमेन एज इट इज। थोड़ी देर के बाद मैं फिल्टर कर दूंगा, तो फिल्टर पेपर पे मुझे सैंड मिलेगा एंड नीचे मुझे पानी मिलेगा, सॉल्ट वाटर। अब ये जो सॉल्ट वाटर है उसको मैं इवापोरेट कर दूंगा। When it evaporates, what will I get? I will get the salt. तो ये मैंने सेपरेट भी कर दिया एंड दोनों का प्योर फॉर्म है। Now let us take an example of CuSO4. CuSO4 के अंदर कोई सपोज यू कैन से FeCl3 प्रेजेंट है। ओके, तो FeCl3 जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, बट CuSO4 इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो मैं क्या करूँगा, पहले पानी डाल दूंगा, तो क्या होगा, FeCl3 पानी में सॉल्यूबल नहीं होगा। ये एक बेसिक एग्जांपल है, FeCl3 इज पार्शियली सॉल्यूबल, बट अभी के लिए आप सोचो कि FeCl3 पानी में सॉल्यूबल नहीं है एंड ओनली CuSO4 ही सॉल्यूबल है। तो क्या होगा, FeCl3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा एंड CuSO4 सॉल्यूबल हो जाएगा। ओके, नाउ अब मैंने उसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद मैंने उसका क्रिस्टलाइजेशन किया CuSO4 का, तो मुझे CuSO4 के कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स मिले। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ थर्ड important method for the purification of organic compounds is distillation. ओके, तो TY एंड MSc में जो ऑर्गेनिक लेने वाले हैं या जिनका ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स में मोस्टली डिस्टिलेशन मेथड्स यूज होगा। ओके, डिस्टिलेशन एपैरेटस में मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा। सपोज यू कैन से कि क्लोरोफॉर्म एंड
इथेनॉल, दोनों को मिक्स किया जाएगा एंड आपको उसको प्यूरिफाई करना है या सेपरेट करना है. फॉर दैट यू हैव टू यूज द डिस्टिलेशन प्रोसीजर. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एसीटोन एंड what you can say acetone and benzoic acid. No, you can take an example of एसीटोन एंड नाइट्रोबेंजीन, दोनों लिक्विड मैंने ले लिया. तो एसीटोन है मेरे पास एंड नाइट्रोबेंजीन है. ओके, अब मुझे सेपरेट करना है एसीटोन एंड दिस नाइट्रोबेंजीन. फॉर दैट आई हैव टू यूज द डिस्टिलेशन प्रोसीजर. तो मैं क्या करूँगा, एसीटोन एंड नाइट्रोबेंजीन का जो मिक्सचर है उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में रखूँगा एंड उसको गर्म करूँगा. नाउ यू ऑल नो कि एसीटोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 60 के आसपास है एंड नाइट्रोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 200 से ऊपर है. ओके, तो सबसे पहले क्या गर्म होगा, एसीटोन गर्म हो जाएगा एंड एसीटोन विल गेट कन्वर्टेड टू वेपर. वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो वेपर को मैं कंडेंस कर दो पानी के मदद से विद द हेल्प ऑफ वाटर कंडेंसर, तो मुझे एसीटोन प्योर फॉर्म में दूसरे बीकर में मिलेगा. एंड नाइट्रोबेंजीन जिसका अभी तक बॉइलिंग पॉइंट आया ही नहीं है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 50-60 के रेंज में है बट नाइट्रोबेंजीन का है 210 के आसपास, लेकिन मैंने टेम्परेचर 70 के आसपास से दिया हुआ है. तो एसीटोन मुझे दूसरे बीकर में मिल गया. तो बाकी जो राउंड बॉटम फ्लास्क में जो बाकी बचा है वो सॉल्यूशन क्या है, दैट इज़ माय नाइट्रोबेंजीन. तो इसकी मदद से मैं दोनों मिक्सचर जो है उसको सेपरेट भी कर सकता हूँ एंड उसके वजह से प्योर भी हो जाता है. ओके, तो ये जो एसीटोन मिल रहा है दैट इज़ द प्योर फॉर्म. ओके, so mainly it is used to separate the volatile liquids from the non-volatile impurities. तो volatile मतलब जो जल्दी बॉयल हो जाता है एंड जल्दी आग पकड़ लेता है, तो विच हैज़ द वॉलेटाइल के अंदर नॉन वॉलेटाइल मिक्स हो गया हो. सपोज एसीटोन एंड पानी मिक्स हो गया हो, देन आई कैन अंडरगो डिस्टिलेशन. तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 के रेंज में है एंड वाटर का 100 के रेंज में है. सो यू कैन सेपरेट इजीली वाटर एंड एसीटोन एंड द लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट. अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट बहुत ही लार्ज डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड्स का, तब भी मैं डिस्टिलेशन यूज़ कर सकता हूँ. एग्जांपल एसीटोन एंड नाइट्रोबेंजीन. तो एसीटोन का है 60 के आसपास एंड नाइट्रोबेंजीन का है 210 के आसपास. सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ही डिफरेंट है. सो यू कैन यूज दिस मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. विच मेथड, डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन जो है that is again divided into fractional distillation and steam distillation. Now fractional distillation कब किया जाता है और steam distillation कब किया जाता है. fractional distillation, if difference in the boiling points of two liquid is not much, simple distillation cannot be used to separate them. The technique of fractional distillation is used in such cases. अभी मैंने जो समझाया that was about simple distillation, क्योंकि एसीटोन एंड नाइट्रोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम उसका जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा था. सपोज मुझे इथेनॉल एंड एसीटोन सेपरेट करना है. इथेनॉल का एंड एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम नज़दीक है. सो सपोज मुझे वो सेपरेट करना है बाय द डिस्टिलेशन मेथड, तब मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना होगा. ओके, सो व्हेन द two liquids which is to be separated is having the very less difference in boiling point, then we have to undergo fractional distillation. Second is steam distillation. This technique is applied to separate the substances which are steam volatile and immiscible with water. Steam distillation तभी पॉसिबल है जब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं है एंड स्टीम की मदद से ही वो बॉयल हो जाता हो तब. ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन? द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द aqueous solution should be immiscible with each other.
so that they form two distinct layers which can be separated by separatory funnel. Okay, this is based upon the solubility, ऑर्गेनिक लेयर एंड एक्वस लेयर. आपको पता है, देखो मेरे पास ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. पानी है एंड उसके अंदर ऑयल मिक्स हो गया है, तो आपको पता है कि ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरेगा. ओके, या इट मे बी ओपोजिट, इट विल फॉर्म अ डिफरेंट लेयर. दो लेयर बनेंगे, उसको आप थोड़ी देर स्टेबल रखोगे तब. ओके, सो जो वाटर है दैट इज योर एक्वस लेयर एंड ऑयल का जो लेयर बन रहा है दैट इज योर ऑर्गेनिक लेयर. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली. आप एमएससी में जब प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. बट यू कैन इमेजिन कि एक बीकर में मेरे पास पानी है एंड दूसरे बीकर में तेल है, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया. आपको ये तो पता है कि ऑयल एंड वाटर डू नॉट गेट मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड इट विल फॉर्म टू लेयर्स. अब मैं सेपरेटरी फनल के मदद से दोनों लेयर को सेपरेट कर सकता हूँ, बिकॉज दोनों एक दूसरे के अंदर सॉल्यूबल है ही नहीं. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. तो जब दो सॉल्वेंट हो, एक एक्वस सॉल्वेंट होता है एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, देन वी आर यूजिंग दिस डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टेक्निक. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट important separation technique is chromatography. Chromatography is a simple technique in which the sample is differentiated between the two phase, that is mobile phase and stationary phase, through absorption principle या partition principle. Chromatography जो है वो मोस्टली अपने सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. आप आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में. ओके, सो दिस क्रोमेटोग्राफी इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द सेपरेशन. रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू में भी क्रोमेटोग्राफी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नाउ क्रोमेटोग्राफी में दो चीज़ होता है, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. ओके, अब स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड या लिक्विड हो सकता है एंड मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड या गैस होता है. लेट अस सी द डेफिनेशन. In this technique, the mixture of substances is applied on a stationary phase, which is a solid or a liquid. जिसका अपने को एनालिसिस करना है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करना है, उसको कहाँ अप्लाई किया जाता है? स्टेशनरी फेज पे. स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है. उस पर मैंने अप्लाई कर दिया. फिर उसके बाद अ प्योर सॉल्वेंट, again a mixture of solvents or a gas is allowed to move slowly over the stationary phase. stationary phase मतलब वो हिलता नहीं है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वो वहीं पे स्टेबल रहता है. अब मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है. ओके, अब उसको ये स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो किया जाता है. मोबाइल फेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेशनरी एंड इट कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन. तो ये जो स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज की जो इंट्रैक्शन की वजह से वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने रखा था स्टेशनरी फेज में वो सेपरेट हो जाता है. ओके, ये जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है, डिटेल में मैं नहीं समझा रहा हूँ, बस यू शुड नो कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में मोस्टली जो है वो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है. Now what do you mean by adsorption chromatography? It is based on the fact that different compounds are adsorbed on the adsorbent to different degrees. अब ये जो है वो adsorption principle पे काम करता है. Now what do you mean by adsorption? वो सबको पता है. Adsorption means किसी सरफेस के ऊपर चिपक जाना. ओके, तो वो चिपकने का कैपेसिटी है, कितना कैपेसिटी है वो डिसाइड करता है कि जो कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जिसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होता है एंड किसी का
कम होता है एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी। सो जिसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है वो जल्दी एड्जॉर्ब हो जाता है एंड जिसका कम होता है वो थोड़ी देर बाद एड्जॉर्ब होता है। सो ये जो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी के डिफरेंस के वजह से वी कैन सेपरेट दैट। कॉमनली यूज एड्जॉर्बेंस आर सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। तो ये जो स्टेशनरी फेज जो है उस पे मोस्टली एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल यूज़ किया जाता है या एल्यूमिना यूज़ किया जाता है। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या TLC। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी? Column chromatography involves the separation of mixture over a column of adsorbent packed in a glass tube. तो column chromatography you can say burette देखा है आपने, ओके तो वो it is one type of column। उसके अंदर मैंने स्टेशनरी फेस भर दिया है, लेट अस से सिलिका जेल। तो मैंने ब्यूरेट के अंदर सिलिका जेल वो जो कोटिंग है ग्लास के अंदर कोटिंग कर दिया है सिलिका जेल का, वो कहीं जाने वाला नहीं है, इट इज़ स्टेशनरी। अब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इथेनॉल में मिक्स कर दिया। भी ये इथेनॉल क्या है? मोबाइल फेस। मोबाइल फेस के अंदर मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स कर दिया। बीकर में मेरे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस मोबाइल फेस दैट इज इथेनॉल। अब मैं क्या करूँगा? ब्यूरेट जो सिलिका जेल से कोटेड है उसके अंदर मैं ये सॉल्यूशन को डालूंगा। ओके तो मैं ऊपर से जैसे ही डालूंगा व्हाट विल हैपन, ये ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो इसके ऊपर एड्जॉर्ब होता जाएगा। जिसका एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है वो ऊपर एड्जॉर्ब होगा एंड जिसका कम है वो धीरे धीरे नीचे आएगा एंड लास्ट तक what will happen, all the components will get separated. Clear? Now let's talk about thin layer chromatography या TLC. It is another type of adsorption chromatography which involves separation of substance or a mixture over a thin layer of adsorbent coated on a glass plate. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज़ किया था अपनों ने? ग्लास कॉलम। ग्लास कॉलम में मैंने क्या एग्जांपल दिया? ब्यूरेट। ब्यूरेट के अंदर मैंने क्या किया? सिलिका जेल का कोटिंग कर दिया एंड मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट इथेनॉल में मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया। TLC में क्या यूज़ हो रहा है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आई एम यूजिंग द ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइड। ग्लास स्लाइड आपने देखा होगा सबने, जो माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। ओके वो ग्लास स्लाइड पे मैंने कोटिंग कर दिया। यू कैन से कि मैंने चारकोल से कोटिंग किया हो या सिलिका जेल या एल्यूमिना, एनीथिंग, मैंने कोटिंग कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है एंड सॉल्वेंट जो है उसमें मैंने मिक्स कर दिया। ओके एंड उसमें से एक ड्रॉप मैं ये ग्लास प्लेट में रखूँगा। ग्लास प्लेट में रखूँगा, फिर उसके बाद मैं यही प्लेट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाले बीकर में डुबा दूंगा एंड बिकॉज ऑफ द एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन प्रिंसिपल व्हाट विल हैपन, दिस कंपोनेंट्स विल गेट सेपरेटेड। ये जो टॉपिक है वो आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको पता चलेगा, बट यू शुड नो कि टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी कौन कौन से हैं। तो इतना तो आपको आइडिया पता चल गया होगा, बट जो प्रोसीजर है उसमें थोड़ा आपको इमेजिनेशन करना होगा। अदरवाइज यू कैन सर्च ऑन द नेट, तब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ TLC, व्हाट इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड ऑल दैट। इतना हार्ड भी नहीं है। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसका ये करने की ज़रूरत क्या है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू जो है वो डिसाइड करने के लिए अपने क्रोमेटोग्राफी करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ RF वैल्यू? RF इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइडेड बाय distance moved by the solvent from the base
लाइन। सी, इमेजिन करो ग्लास प्लेट जो है, TLC का जो ग्लास प्लेट है उसके नीचे मैंने एक ड्रॉप ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने रख दिया है। अब मैंने ये स्लाइड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाले बीकर के अंदर रख दिया। अब क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो ऊपर चढ़ेगा थिन प्लेट के ऊपर। जैसे ही वो ऊपर चढ़ेगा साथ साथ में ऑर्गेनिक जो मटेरियल है आपका, ऑर्गेनिक सैंपल जो है उसको भी ऊपर ले जाएगा। एक टाइम आएगा कि ऑर्गेनिक सैंपल रुक जाएगा एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फिर भी ऊपर चढ़ेगा। तो जहाँ पे ऑर्गेनिक सैंपल रुका है वो डिस्टेंस को बोलते हैं x, एंड जहाँ तक सॉल्वेंट गया है वो डिस्टेंस को बोलते हैं y। ओके, ये जो है वो आपके हायर स्टैंडर्ड में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। अभी के लिए ओनली थियरी से ही आपको काम चलाना होगा। अगर क्लास होता देन आई वुड हैव शोन के व्हाट इज TLC एंड व्हाट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बट हियर इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इन द नेक्स्ट सेमेस्टर वी कैन सी कि क्या हो रहा है, बट दिस यू हैव टू इमेजिन नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल RF वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन। सब्सटेंस बेस लाइन में से सब्सटेंस ने कितना ट्रैवल किया एंड बेस लाइन में से सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया। नाउ लेट अस सी द डिफरेंट मेथड्स फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मुझे क्वालिटेटिव एनालिसिस करना हो कंपाउंड का, सपोज मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ओके, सो इसके लिए कई सारे मेथड्स हैं विच मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो है वो थोड़ा डिटेल में आपको करना होगा। सो दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर के सपोज आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपको डिसाइड करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या प्रेजेंट है, वी ऑल नो के कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एंड इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो ये सब आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है या बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो उसके लिए टेस्ट का परफॉर्म करना ज़रूरी है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी के विच टेस्ट आर नेसेसरी फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तक के लिए प्यूरिफिकेशन एंड दिस आइसोमेरिज्म इज ओके। Okay, so see you in the next lecture.